बारिश की वो रात, कभी कभी छोटी छोटी गलतियां बहुत भारी पड़ जाती हैं। ये सबक मुझे तब देखने को मिला जब 9 साल पहले मैं अपने 2 दोस्तों के साथ एक अजनबी शहर में फंस गया था। जॉब लगने से पहले मैंने और मेरे दोस्त अजय ने कई सारे एग्जाम दिए थे। हमारे एक एग्जाम का सेंटर देहरादून में पड़ा था। मैं संगम, हेलो अजय, मैं रिजर्वेशन करा रहा हूँ देहरादून का। दोनों लोगों का साथ में ही करा देता हूँ, तू मुझे कल पैसे दे देना यार। 3 लोगों का रिजर्वेशन करा देना। अपनी कोचिंग में जो आकांक्षा नाम की लड़की पढ़ती है वो भी हमारे साथ ही जाने को बोल रही थी। ये लड़कियों के झंझट में पढ़ना बेकार है, इतनी दूर का सफर है। अपने दोनों लोग चलते हैं, मजे करेंगे। आकांक्षा अपनी मम्मी के साथ मेरे घर आई थी। उसका सेंटर हमारा सेंटर एक ही है, उसका भी रिजर्वेशन करा दे वरना उसे बुरा लगेगा। आखिरकार मुझे आकांक्षा का रिजर्वेशन कराना पड़ा और फिर हम तीनों लोग साथ साथ एग्जाम देने पहुंचे। अगस्त का महीना था और बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। जब हम लोग एग्जाम देकर निकले तो घनघोर वर्षा हो रही थी। अब क्या करें, ऐसी बारिश में भीगते हुए अगर स्टेशन पहुंचे तो बीमार पड़ जाएंगे। यहाँ आसपास ही में एक सिनेमा हॉल है, बर्फी मूवी लगी हुई है, मूवी देख लेते हैं, फिर चलेंगे आराम से। सीधे स्टेशन चलते हैं। अगर मूवी देखने जाएंगे तो रात हो जाएगी, फिर पता नहीं कोई सवारी मिले या ना मिले। ये कॉलेज मेन रोड से बहुत दूर है, अभी तो यहाँ कुछ सवारियां भी हैं। मेरी मूवी देखने का बहुत मन है। ये मूवी सिनेमा से उतरने वाली है, बिना देखे मैं नहीं जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी टिकट के पैसे मैं दे दूंगा। अजय नहीं माना और हमें भी जबरदस्ती ले गया। वो सिनेमा हॉल काफी खटारा सा था, बहुत कम लोग फिल्म देखने आए थे। जब हम सिनेमा हॉल से बाहर लौटे तो मौसम और भी खराब हो चुका था। सड़क पर कमर तक पानी बह रहा था। दूर दूर तक ना कोई ऑटो दिख रहा था, ना रिक्शा जो हमें स्टेशन छोड़ सके। मैंने पहले ही मना किया था ना, सिनेमा मत जाओ। हम लोग किसी तरह रोड के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगे। तभी आकांक्षा का पैर फिसल गया और उसके सारे कपड़े गंदे हो गए। मैंने मन में सोचा कि काश आकांक्षा को साथ में ना लाए होते तो हम लड़के किसी भी हालत में स्टेशन पहुंच जाते। हम लोग परेशान खड़े थे, तभी हमारे पीछे एक दरवाजा खुला। एक औरत ने दरवाजा खोला। आंटी जी, क्या कुछ देर के लिए हम आपके घर रुक सकते हैं? हम यहाँ एग्जाम देने आए थे, लेकिन बारिश के कारण फंस गए हैं। वो औरत पहली नजर में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन उसका प्यार भरा व्यवहार देखकर हमें कुछ संतुष्टि हुई। हम तीनों उसके घर में चले गए। बेटी, तुम बाथरूम में जाकर कपड़े बदल लो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बना देती हूँ। आंटी किचन में चली गई और आकांक्षा बाथरूम की तरफ गई। आकांक्षा ने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला वो चीख पड़ी। हम लोग तुरंत आकांक्षा के पास गए। क्या हुआ आकांक्षा? बाथरूम के अंदर टब में ढेर सारी हड्डियां पड़ी हुई हैं। तभी आंटी वहां आ गई और उसने बाथरूम का दरवाजा खोल कर दिखाया। अंदर कुछ नहीं है बेटी, तुम्हें कोई धोखा हो गया है। मैंने अंदर झांका, टब में कुछ भी नहीं था। आकांक्षा डरते हुए बाथरूम में गई और 1 मिनट में चेंज करके वापस लौट आई। कुछ देर बाद आंटी चाय लेकर आई तो मुझे उल्टी होने लगी। चाय के रूप में खून भरा हुआ था। हद तो तब हो गई जब आकांक्षा और अजय कप में भरा खून चाय की तरह पीने लगे। क्या उन्हें कप में चाय दिखाई दे रही थी? मैं उन्हें टोकना चाहता था, पर आंटी सामने बैठी थी और पता नहीं क्यों उसके सामने मेरी पूछने की हिम्मत नहीं हो पाई। बेटा, तुम चाय क्यों नहीं पी रहे हो? आंटी, मेरी तबीयत शायद कुछ ठीक नहीं लग रही है, मेरा जी घबरा रहा है। आंटी अजय से बात करने में व्यस्त हो गई। मेरा ध्यान किचन की तरफ था। ऐसा लग रहा था जैसे किचन में से कोई झांक रहा हो। मेरे हाथ पैर कांपने लगे जब मैंने देखा कि किचन से एक चुड़ैल झांक रही है। मैंने डरते हुए आंटी से पूछा, आंटी, किचन में कोई है क्या? नहीं, किचन में कोई नहीं है। पर मैंने अभी किसी को देखा है। आंटी की आंखों में क्रोध झलक आया, जैसे मैंने अपनी बात पर जोर देकर कोई अपराध कर दिया हो। अजय, आकांक्षा, हमें चलना चाहिए, कोई ना कोई सवारी मिल ही जाएगी।
इतनी रात में तो इन्हें कहाँ ले जाएगा। मौसम बिगड़ चुका है, बारिश के साथ ओले भी पड़ रहे हैं। आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह आराम से चले जाना। आगे मेरी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। आंटी ने पहली मंजिल पर हमें सोने के लिए कमरा दे दिया। आकांक्षा और अजय तो घोड़े बेचकर सो गए, लेकिन मेरी याद बिल्कुल नहीं लग रही थी। तभी अंधेरे में कोई आकृति आई और कमरे में झांक कर गई। मैंने धीरे से आकांक्षा और अजय को जगाया और उनके कान में बताया कि कमरे में कोई झांकने आ रहा है। इस बार फिर कोई जब झांकने आया तो हम तीनों ने उसे देखा। इस घर में सब कुछ ठीक नहीं है, हमें यहाँ से इसी वक्त निकल जाना चाहिए। हम तीनों दोस्त दबे पैरों सीढ़ियों से नीचे उतरे और मेन गेट की तरफ बढ़े, लेकिन तभी किचन से 2 चुड़ैलें निकल आईं। कहाँ भाग रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से चले जाओगे? इनकी बकवास मत सुनो, भागो यहाँ से। हमने मेन गेट खोला। मैं और अजय तुरंत ही बाहर निकल गए, लेकिन आकांक्षा पूरी नहीं निकल पाई। चुड़ैलों ने उसके बाल पकड़ लिए। हम आकांक्षा को बाहर खींच रहे थे और चुड़ैल है उसे अंदर खींच रही थी। आकांक्षा के बाल उखड़ते जा रहे थे। तभी कहीं से एक अंकल आए और उन्होंने एक झटके में आकांक्षा के कैंची से बाल काट दिए। चुड़ैलें बालों सहित अंदर गिर पड़ी। अंकल ने हम तीनों को बाहर निकाला और घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। तुम लोग इस घर में क्यों घुस गए? ये घर पिछले 25 सालों से बंद पड़ा है। 25 साल पहले यहाँ चौधरी परिवार रहता था। एक बार 2 चोर पानी पीने के बहाने घर में घुस गए थे। उन्होंने पूरे परिवार की हत्या कर दी और सामान वगैरह लूट कर ले गए। तब से उस परिवार की आत्मा इसमें भटकती है। अंकल, हम एग्जाम देने आए थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण फंस गए। उन अंकल ने हमें अपनी कार से स्टेशन तक छोड़ दिया। उस अनुभव से मैंने सीखा कि कभी भी किसी अजनबी के घर में शरण लेने से बचना चाहिए। मुन्ना और गौरव ट्रक चलाते थे। वे महाराष्ट्र से माल उठाकर दिल्ली की ओर सप्लाई करते थे। गर्मियों के दिनों में मुन्ना और गौरव दिन में किसी ढाबे पर रुककर आराम करते और रात में ट्रक चलाते, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी पड़ा करती थी। गौरव, उठ जाओ, शाम होने वाली है। आज हमें लाल कुआं रोड वाले जंगल में जाना है, क्योंकि मेन रोड बंद है। मुन्ना और गौरव जब ढाबे से बाहर निकलने ही वाले थे तो ढाबे वाले ने उनसे कहा, भाई साहब, जंगल वाले रास्ते में जरा संभल कर जाना। करीब 3-4 दिन पहले 2 ड्राइवर उस रास्ते में गए थे तो वो लापता हो गए। कुछ दिनों बाद सिर्फ उनके धड़ जंगल में मिले। उनके सिरों का आज तक कुछ पता नहीं है। अखबार में खबर छपी थी, आप लोग भी सावधान रहना। ढाबे वाले की बातें सुनकर मुन्ना और गौरव सहम गए। एक दूसरे की हिम्मत बांधने के लिए वे ढाबे वाले की बुराई करने लगे। ये छोटे लाल ऐसे ही फेंकता रहता है। मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूँ, मैंने कोई इस तरह की खबर नहीं पढ़ी। रात 11 बजे के करीब मुन्ना और गौरव का ट्रक सुनसान जंगल के बीचों बीच से गुजर रहा था। रोड पर बहुत कम वाहन जा रहे थे। गौरव ट्रक चला रहा था और मुन्ना बराबर में बैठा झपकी ले रहा था। एक बार जब मुन्ना की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके बराबर में कोई सफेद साड़ी पहने बैठा ट्रक चला रहा है। मुन्ना चीख पड़ा। उसकी आंख आंचे से खुली तो उसने देखा कि गौरव ही ट्रक चला रहा है। क्या हुआ? ऐसे क्यों चीख पड़े? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने सपना देखा। तभी अचानक किसी ने ट्रक के शीशे पर कुछ फेंक कर मारा। गौरव को ट्रक रोकना पड़ा। उन्होंने काफी दूरी पर सफेद साड़ी पहनी किसी औरत को जंगल में घुसते देखा। तुम्हारी जगह कोई और ट्रक चला रहा था। क्या हमें बाहर जाना चाहिए? मुझे डर लग रहा है, लेकिन हमें कम से कम बाहर जाकर देखना तो पड़ेगा कि किसी ने क्या फेंक कर मारा है। मुन्ना और गौरव ट्रक से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि सड़क पर एक शकलगंजी पड़ी हुई है। शकलगंजी? वो भी इस मौसम में? रात में ऐसी शरारत कौन करेगा? दोनों ड्राइवर कुछ देर इधर उधर देखते रहे। जब उन्हें कोई नहीं दिखा तो वे अपने ट्रक पर चढ़े और आगे बढ़ गए। कुछ आगे जाने पर उन्हें एक आदमी और औरत शकलगंजी बेचते दिखाई दिए। हो सकता है इन्हीं में से किसी ने हमारे ट्रक पर शकलगंजी फेंक कर मारी हो।
लेकिन हम उस जगह से काफी दूर निकल आए हैं, ये वहाँ कैसे पहुँच जाएंगे? मुन्ना और गौरव शकलगंजी बेचने वाले आदमी और औरत के पास गए। भाई साहब, शकलगंजी इस मौसम में नहीं आती, फिर भी आप शकलगंजी बेच रहे हैं? हम यहाँ हर मौसम में शकलगंजी बेचते हैं। रात भर लोग यहाँ से गुजरते हैं और आसपास कोई ढाबा भी नहीं है। शकलगंजी ठोस होती है, इसे खाकर पेट आसानी से भर जाता है। गौरव जब शकलगंजी बेचने वाले आदमी और औरत से बात कर रहा था तो मुन्ना की नजर आदमी औरत के पैरों पर पड़ गई। उनके पैर उल्टे थे। औरत की कमर में पीछे की तरफ एक लंबा चाकू घुसा हुआ था। गौरव ने 2 शकलगंजी खरीद ली, एक खुद खाने लगा और एक मुन्ना को दे दी। तभी उन्होंने पीछे से अपना ट्रक स्टार्ट होने की आवाज सुनी। कोई उनका ट्रक चलाकर आगे ले जा रहा था। गौरव और मुन्ना ने शकलगंजी फेंकी और ट्रक की तरफ भागे। ट्रक कुछ देर तक चलकर रुक गया। गौरव और मुन्ना जब ट्रक के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वही शकलगंजी बेचने वाले आदमी और औरत जो अब भूत और भूतनी बन चुके हैं, उनके ट्रक के अंदर बैठे हैं। भूत और भूतनी नीचे उतरे। उनके हाथ में खून से सने लंबे चाकू थे। भूत और भूतनी गौरव मुन्ना की तरफ बढ़ने लगे। मुन्ना और गौरव दूसरी तरफ भागे, लेकिन दूसरी तरफ से भी उन्हें भूत और भूतनी आते दिखाई दिए। अब वे बीच में घिर चुके थे। उन्हें लगा कि अब वे नहीं बचेंगे। तभी 2 ट्रक बड़ी तेज स्पीड में आए। उन्होंने चुड़ैल और भूतनी को कुचल दिया और मुन्ना गौरव का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर खींच लिया। ट्रक काफी दूर जाकर एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर रुका। मुन्ना और गौरव ने उनकी जान बचाने वाले आदमियों को शुक्रिया कहा। अगर आप लोग सही समय पर नहीं आते तो वे भूत और भूतनी हमें मार ही डालते। शुक्र मनाओ कि हम लोगों की तुम पर नजर पड़ गई। उस रोड पर शकलगंजी खरीदने कभी मत उतरना। वो दोनों आदमी औरत जिंदा नहीं हैं। वे कई साल पहले मर चुके हैं। बहुत साल पहले ये रोड अच्छा चलता था, लेकिन जब मेन रोड बन गया तो फिर इधर से लोगों ने गुजरना बंद कर दिया। इस रोड पर रामकिशन और पुष्पा नाम के आदमी औरत शकलगंजी बेचा करते थे। एक रात कुछ ट्रक वालों ने पुष्पा के साथ छेड़छाड़ की। रामकिशन ने जब उसका विरोध किया तो ट्रक वालों ने चाकू से रामकिशन और पुष्पा की हत्या कर दी और भाग गए। तब से रामकिशन और पुष्पा की आत्मा ट्रक वालों से बदला लेती है। भूल कर भी उस सड़क पर शकलगंजी लेने ट्रक से मत उतरना।